हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में हुए एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस और हिमाचल जीके से रिलेटेड हैं ये। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद आर बुक्स। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र पर आधारित, फिलॉसफी पर आधारित। 2019 में ये पूछा गया था कि उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये हैं दर्शन शास्त्र पर आधारित। जितने भी वैदिक काल में साहित्य और ग्रंथ लिखे गए सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है उपनिषद, तो उपनिषद को ही डिस्कस कर लेते हैं हम। उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेदों की। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वेदांग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदांग की संख्या है 6 और पुराणों की संख्या है 18। पूछा जाता है सबसे पुराना जो प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग कौन कौन से हैं? व्याकरण, शिक्षा, छंद, कल्प। व्याकरण, शिक्षा, छंद, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त। ये 6 के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद है वेद। 4 वेद हैं, चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेद। पूछा जाता है पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख किस में किया गया है? 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में दिए गए श्लोकों की संख्या कितनी है? 1028। ओके, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यज्ञ से संबंध है यजुर्वेद का। एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, यानी कि प्रोज और पोइट्री दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद जो है दोनों में रचा गया है, प्रोज में भी और पोइट्री में भी। बात करते हैं सामवेद की। संगीत से संबंध है सामवेद का। पूछा जाता है एग्जाम में भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। अथर्ववेद चौथा वेद है। अगर पूछा जाए कि सबसे अंतिम वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। नया वेद कौन सा है? ये भी कई बार पूछा जाता है, तो अथर्ववेद को ही नया वेद भी कहते हैं। और अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू टोने से संबंध है अथर्ववेद का। तो ये जो वैदिक काल में साहित्य ग्रंथ रचे गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इज वेस्टेड? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं वो हमारे संविधान के कौन से भाग में है? भाग 18 में है। अब पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति जो है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत के कौन से राज्य में लगा, तो पंजाब में लगा था 1951 में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352 की। 352 में कह दिया गया है कि अगर युद्ध होता है या बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल से संबंध है। वित्तीय आपातकाल से संबंध है अनुच्छेद 360 में दिया गया है कि वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है
अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? ड्यूरिंग अकबर रीजन हु वर्कड ऑन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अकबर के प्रशासन के समय टोडरमल जो वित्त मंत्री था अकबर का, या फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो उसने जो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था। मानसिंह सेनापति था अकबर के दरबार में, सेनापति। बीरबल जो था वो सलाहकार था। अकबर के दरबार में 9 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राजा था जिसके दरबार में नवरत्न थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें मानसिंह, बीरबल, टोडरमल ये सभी थे। एक था अब्दुल फजल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अब्दुल फजल ने की थी। ओके, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु फाउंड द रामकृष्ण मिशन? ये भी 2019 में ही पूछा गया था। सबसे पहले तो जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। कब की थी? 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी वेद समाज की। कब की थी? 1867 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। राजा की उपाधि जो राम मोहन राय उनका नाम था, पहले राजा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके साथ ही प्रार्थना समाज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना 2 व्यक्तियों ने की थी 1867 में। एक थे महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, और दूसरे थे आत्माराम पांडुरंग। तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे कब? 11 दिसंबर 1946 को। उनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा? इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, बनारस भी गंगा नदी के किनारे है, लेकिन मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। कुछ इम्पोर्टेंट शहर हम देखेंगे जो कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगरा, आगरा यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद दिल्ली, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा सूरत ताप्ती नदी के किनारे हैं। और अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। और कोलकाता पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। इसके अलावा
पटना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पटना गंगा नदी के किनारे है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, पटना भी गंगा नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और इसके अलावा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट है उज्जैन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में उज्जैन के बारे में पूछा जाता है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा है नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा WHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है WHO का। और इसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये रिपीट हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तब हमारे संविधान में केवल 14 भाषाएं जो थी। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। लेकिन अब जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर बात करें हम सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके बाद जय हिंद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ओके, और इसके बाद लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि किसने कहा था ये कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन का काम करेगी? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है? पाटलिपुत्र इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है उन्हें भी हम देख लेते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी था और कुसुमपुर भी था। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेंगलोर प्राचीन नाम है किसका? बंगलुरु का। वर्तमान नाम है बंगलुरु और प्राचीन नाम था बेंगलोर। इसके बाद दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम था। और इसके अलावा गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या था? गुड़गांव किसका प्राचीन नाम है? गुरुग्राम का। वर्तमान नाम है गुरुग्राम, प्राचीन नाम था गुड़गांव। दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। और इसके बाद मुंबई का प्राचीन नाम था बॉम्बे, और चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? चेन्नई का मद्रास। और इसके अलावा
बड़ौदा, का बड़ोदरा। ओके, नेक्स्ट है, हवा की नमी मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हवा की नमी को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हवा की नमी को मापने के लिए हम करते हैं हाइग्रोमीटर का। दोनों ही टाइम अलग तरीके से पूछा। पहले 2012 में पूछा गया था हवा की नमी मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि 17 में पूछा गया था कि हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं। तो वायु की नमी या वायुमंडल की नमी जो है हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ओके, अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिकतम किस में होती है? इन विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम? लाल प्रकाश में, रेड लाइट में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अगर हम बात करें कि किस में कम दर होती है, तो हरे प्रकाश में, ग्रीन लाइट में कम दर होती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज टू मेक पेंसिल? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल बनाने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोष को शरीर का सिपाही कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी? श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल या WBC को जो है शरीर का क्या कहा जाता है? शरीर का सिपाही कहा जाता है। WBC या इसको श्वेताणु या इसको एक और नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल, WBC, ल्यूकोसाइट्स या शरीर का सिपाही से कहा जाता है। एक लाल रक्त कोशिका से भी रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है, प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, उसे लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भोजन को पचाने की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? 2015 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। भोजन को पचाने की प्रक्रिया जो है मुंह से शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पारुशनी या इसको परुशनी भी कहा जाता है? परुशनी भी, तो ये किसका पौराणिक नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैड द मिथोलॉजिकल नेम परुशनी? रावी का पौराणिक नेम है या वैदिक नेम जिसे हम कहते हैं परुशनी। अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक नेम क्या है रावी का, तो इरावती है। सांस्कृतिक नेम इरावती है और वैदिक नेम या पौराणिक नेम जो है वो परुशनी है। अगर हम बात करें ब्यास नदी की, ब्यास का पौराणिक नेम क्या है? अर्जी किया है ब्यास का पौराणिक नेम, और बिपाशा उसका सांस्कृतिक नेम है। सतलुज नदी की अगर हम बात करें, सतलुज नदी का वैदिक नेम है सुतुद्री और सांस्कृतिक नेम है सुतद्रु। और इसके अलावा यमुना का वैदिक नेम है कालिंदी और चिनाब का वैदिक नेम है असिकनी। फ्रेंड्स, हिमाचल जीके से रिलेटेड डिटेल में वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? हुज कैपिटल वाज इन शिमला बिफोर 1947? अविभाजित पंजाब की राजधानी थी शिमला 1947 से पहले। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम था श्री यशवंत सिंह परमार। 4 बार ये मुख्यमंत्री बने, 1952 से 56 तक, फिर 1963 से 1967 तक, और फिर 1967 से 1972 और 72 से 1977 तक। 4 बार जो है यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के।
ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? हु इज़ द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? 2015 का जो HP पुलिस एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो उस टाइम तो थे श्री बृज बिहारी लाल बुटेल। लेकिन अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो विपिन सिंह परमार जो हैं ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। और उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम थे बृज बिहारी बुटेल। ये थे 2013 से 17 तक, 2013 से 17 तक, और 17 से लेके 20 तक, 2017 से लेके 20 तक थे राजीव बिंदल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, और 20 से लेके वर्तमान में अभी हैं विपिन सिंह परमार। ओके, नेक्स्ट है रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? रेड डिलीशियस इज़ अ वेराइटी ऑफ विच? सेब की किस्म है रेड डिलीशियस। और इससे रिलेटेड डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको HPG के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।